Hello dear students, welcoming you all to MKJC, and in today's lecture we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Anatomy of the Flowering Plant. As we have already completed our chapter named Morphology of Flowering Plant. तो बेटा morphology खत्म कर ली है, अब हमें क्या next step करना है? What was morphology? याद है? It was the study of external characters. तो अब हमारा इस चैप्टर के अंदर क्या मुद्दा रहने वाला है? चैप्टर का क्या नेम है? इट इज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म्स. मॉर्फोलॉजी भी हमने एंजियोस्पर्म्स की पढ़ी थी, तो एनाटॉमी भी हम एंजियोस्पर्म्स की पढ़ेंगे. तो एनाटॉमी होती क्या है? मुझे लगता है इस स्लाइड से थोड़ा आइडिया तो आपको लग गया होगा. अब हमने क्या करना है, चीज़ों को बाहर से तो पढ़ लिया है इससे पहले वाले चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में. अब हमें क्या करना है, एक लेवल आगे बढ़ना है. और वो कैसे बढ़ेंगे? अब हम प्लांट्स के अंदर घुस के देखेंगे, हम स्टेम को काटेंगे, हम रूट को काटेंगे, हम लीफ को काटेंगे, हम सारे ऑर्गन्स को डायसेक्शन करेंगे और उनके अंदर फिर उनके डायग्राम्स देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, ऑल दीज ऑर्गन्स या ऑल दीज पार्ट ऑफ द प्लांट किन चीज़ के बने हुए हैं. तो क्या करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर? विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर और विल स्टडी अबाउट द इंटरनल कैरेक्टर्स. तो हमारे चैप्टर का नेम है बेटा एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. जैसे बच्चे जब मेडिकल में जा रहे हैं, जब एमबीबीएस परस्यू करने के लिए कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो जाके फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, डायसेक्शंस होती है ना कैडेवर की. व्हाट इज कैडेवर? डेड बॉडी है ना. तो रिस्पेक्ट के लिए उसको डेड बॉडी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कैडेवर. तो उसकी डायसेक्शन सिखाई जाती है, वेरियस बॉडी की लेयर्स, ऑर्गन, सब चीज़ें दिखाई जाती हैं. तो डायसेक्शन करते हैं ना, तो डायसेक्शन सिर्फ एनिमल्स की ही नहीं होती बेटा, डायसेक्शन प्लांट्स की भी होती है. प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो प्लांट के भी अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो प्लांट को यू हैव टू डायसेक्ट फर्स्ट. तो डायसेक्ट कैसे करेंगे मैम? कैसे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना बेटा. सपोज आपके पास एक टेंडर सी स्टेम है, उस स्टेम को ब्लेड से हल्के हल्के उसके प्यारे प्यारे सेक्शन कट करेंगे ट्रांसपेरेंट, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे. अगर ज़रूरत है तो उनकी स्टेनिंग भी करेंगे. स्टेनिंग टेक्निक वगैरह ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिखाई जाती है. तो स्टेनिंग के बाद, प्रॉपर सेक्शन कटिंग के बाद, हम उस पर्टिकुलर सेक्शन, वो स्टेम का है, रूट का है या लीफ का है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर दी माइक्रोस्कोप. तो क्या हमें दिखाई देता है? क्या दिखाई देगा हमें? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट. अगर आप स्टेम का सेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्टेम के बारे में पता चलेगा. रूट का सेक्शन आपने काटा है तो आपको रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखने को मिलेगा, और अगर लीफ का किया है तो लीफ के बारे में देखने को मिलेगा. तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें वही करना है. हमें क्या स्टडी करना है? इंटरनल स्ट्रक्चर. तो बेटा चैप्टर का नेम ही है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. जो टर्म है ना एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने समझा दिया था. इट वाज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. व्हाट इज एनाटॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स. इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स या इंटरनल स्ट्रक्चर्स. तो क्या है एनाटॉमी? इट डील्स विद द, चलो लिख लेते हैं, इट डील्स the branch of biology which deals with the study of internal structure. लेकिन हम किसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं? अब एनाटॉमी तो सबकी हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, और आप किसी और चीज़ को डायसेक्ट कर रहे हो. तो हम बेसिकली यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एनाटॉमी की कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट एनाटॉमी. किसकी एनाटॉमी? प्लांट एनाटॉमी के बारे में हम लोग बात करेंगे. मतलब के तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स. लिख ले. तो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, या यू कैन राइट डाउन कैरेक्टर्स ऑल्सो. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, इसको हम बोलते हैं बेटा प्लांट एनाटॉमी. और किसकी पढ़नी है हमें? क्या सारे प्लांट्स की पढ़नी है? नहीं 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 नहीं, हमें सिर्फ किसकी पढ़नी है? ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट का मीनिंग समझ रहे हो ना? वी आर डीलिंग ओनली विद द एंजियोस्पर्म्स. तो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी, जब हमने प्लांट किंगडम में सबसे लास्ट हमने जब फाइलम पढ़ा था, कौन सा? एंजियोस्पर्म. तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना बेटा, एंजियोस्पर्म को हमने डिवाइड किया था किसमें? into dicotyledony and monocotyledony. तो dicotyledony को I can write down the dicots और monocotyledony को I can write down the monocots.
तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर किस किस का पढ़ना है, मैंने कहा ना वही पार्ट जो हमें बाहर से पहले मॉर्फोलॉजी दिखाई दे रही थी, किसकी, प्लांट के कौन कौन से पार्ट है। आपने मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ी थी, रूट की, स्टेम की, लीफ की, ये तो हो गए वेजिटेटिव पार्ट। यहाँ पे भी आप किसकी पढ़ोगे, एनाटॉमी, रूट, स्टेम, लीफ। वहाँ पे फिर हम रिप्रोडक्टिव यूनिट में भी चले गए थे, मीन्स हमने फ्लावर पढ़ा, हमने फ्रूट पढ़ा, हमने सीड पढ़ा, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, रूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी और लीफ की एनाटॉमी, लेकिन कैसे पढ़नी है, विद रिस्पेक्ट टू मोनोकोट एंड डाइकोट बोथ। तो अगर हम रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम मोनोकोट भी पढ़ेंगे, डाइकोट रूट भी पढ़ेंगे। फिर हम स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम स्टेम में भी डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे, मोनोकोट स्टेम, सिमिलर विद दी लीफ। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। और आपको ये पता है जब भी हम किसी चीज़ को डायसेक्ट करते हैं, उसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ में अगर आप कहें ना हमें एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एनाटॉमी का मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, प्लांट पढ़ रहे हो, एनिमल पढ़ रहे हो, आप उसकी एनाटॉमी का मतलब क्या, आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हो। और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, उस चीज़ को डायसेक्ट करोगे। और जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो तो अंदर क्या देखने को मिलता है, हर चीज़ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, टिश्यूज़। वो टिश्यू किस चीज़ के बने हुए, अल्टीमेटली ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर हमारा टारगेट एरिया क्या रहेगा बेटा, हम किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेल्स। सेल्स ऑर्गेनाइज होके क्या बना देती हैं बेटा, टिश्यूज़। टिश्यूज़ आपस में ऑर्गेनाइज होके क्या बना देते हैं, टिश्यू सिस्टम्स। टिश्यू सिस्टम से बन जाएगा ऑर्गन, ऑर्गन से बन जाएंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन जाएगा पूरा ऑर्गेनिज्म। पर इतनी दूर तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो मेन टारगेट किसको रखना है, टिश्यूज़ को। जब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें टाइप ऑफ सेल अल्टीमेटली अपने आप ही आ जाएगा, तो टिश्यू के साथ सेल तो हम पढ़ ही लेंगे। और साथ में उसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। तो एक तरह से हम यहाँ पे सेल्स तो पढ़ेंगे, सेल्स के साथ साथ हम और किस चीज़ की स्टडी करेंगे, विल स्टडी अबाउट दी हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यूज़। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम बोलते हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू स्टडी इज कंबाइंड इन दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नेम्ड हिस्टोलॉजी। समझ में आ गया बेटा, तो यहाँ पे हम एक तरह से हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, किस तरह के टिश्यू है। अभी तो ये वाला चैप्टर क्या है, प्लांट के टिश्यू का। इससे अगला चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। वहाँ पे हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट के टिश्यूज़। कैसे पढ़ेंगे, डायसेक्शन के बाद हमें पता चलता है कि अंदर क्या है स्ट्रक्चर में। तो हम रूट के अंदर घुसेंगे, हम स्टेम के अंदर घुसेंगे, हम लीफ के अंदर घुसेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, अब घुस तो गए, हमने सेक्शन काट लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख लिया, पर हमें पता ही नहीं चल रहा। हमें तो अच्छे कलरफुल से कुछ सेल्स दिख रहे हैं, और ये देखो ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, ये इधर गोला बन रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है। हम उनको आइडेंटिफाई तो कर नहीं पा रहे, हमें क्या पता कौन सी सेल्स पड़ी हैं, ये कौन सा टिश्यू पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक नॉलेज प्लांट सेल्स और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में होनी चाहिए। मतलब प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज़ बेसिकली हमें मिलती हैं, पहले हम उनकी स्टडी करेंगे, तभी तो हम उन जो कट सेक्शंस हमारे पास आएंगे, जो एनाटॉमिकल सेक्शंस हमारे पास आएंगे प्लांट की, रूट के, स्टेम के, लीफ के, तभी तो हम पहचान पाएंगे इन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये कौन कौन से टिश्यूज़ अरेंज्ड हैं, और ये टिश्यूज़ की क्या क्या पोजीशन है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, और क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे, लाओ जी रूट को काटना शुरू करते हैं, टीएस ऑफ रूट पढ़ते हैं या टीएस ऑफ स्टेम पढ़ते हैं। नहीं, सबसे पहले उनमें क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले करेंगे टिश्यूज़ की स्टडी। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या है, कितने टाइप के टिश्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट हैं। अगर मैं लिखूं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, प्लांट्स के अंदर ना बेटा हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरी टाइप होती है बेटा हमारे पास जिनको हम बोलते हैं परमानेंट, क्या बोलते हैं जिन्हें हम, दीज आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये टर्म आपने पहले भी सुनी हुई, क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज, मतलब जिनकी सेल्स क्या रहती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग। ये कौन सा टिश्यू है, इट इज मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स।
क्या प्रेजेंट होता है बेटा इस टिश्यू के अंदर? प्रेजेंट होती हैं डिवाइडिंग सेल्स। तो ये टिश्यू क्या करता रहता है? फॉर इट्स होल लाइफ इट इज कीप ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग। इसका एक ही काम है, डिवाइड होते रहना। क्योंकि हम बोलते हैं ना प्लांट की कोई भी डेफिनेट ग्रोथ नहीं होती। प्लांट की जो ग्रोथ होती है दैट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। फर्स्ट चैप्टर में ग्रोथ वाला जो जहाँ पे हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना लिविंग थिंग्स के, तो मैंने ग्रोथ में बताया था एनिमल्स की एक डेफिनेट या डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट्स की इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। जब तक एक प्लांट जी रहा है तब तक वो ग्रो करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? हम लोग तो एक पर्टिकुलर एज, एक पर्टिकुलर हाइट, शेप, साइज लेके उसके बाद हमारे फर्दर ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है ना, उसके बाद हम फर्दर ग्रो नहीं करते। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग एवरी टाइम। किस वजह से? क्योंकि प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये टिश्यू होल लाइफ सिर्फ डिवाइड करता रहता है। लेकिन ये वाला जो परमानेंट टिश्यू है इट डू नॉट डिवाइड फर्दर। ये क्या हो चुका है? इट इज़ दी मैच्योर टिश्यू एक तरह से। क्या है ये? इट इज़ दी मैच्योर टिश्यू। मैच्योर और यू कैन से परमानेंट तो हम लिख ही रहे हैं, तो इट इज़ मैच्योर टिश्यू। मैच्योरिंग हो गई है। मैच्योर का मतलब क्या है? ये सिर्फ अब फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन इसको असाइन किया गया, बस उस फंक्शन को ही ये परफॉर्म किए चले जा रहा है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो अभी इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इतने में सेटिस्फाई मत करो अपने आप को। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट चैप्टर। बहुत से बच्चे बड़ा हुआ मचाते हैं एनाटॉमी का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ये है वो है। मॉर्फोलॉजी पता है क्यों ईजी लग रहा था? क्योंकि वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। हमने आसपास की अपनी रूटीन की प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ों को ऑब्जर्व किया हुआ है कितने सारे। और बेसिकली हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर कौन से प्लांट्स के अक्रॉस आते हैं? हम आसपास हमें मिलेंगे भी हमारे मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स, तो उनको हम रूटीन लाइफ में देखते रहते हैं अपने घर में, अपने लॉन में, अपने गार्डन्स में, आसपास पार्क्स में, घर में भी अगर हम गमले वमले में लगा रहे हैं तो मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो उनको हमने ऑब्जर्व किया होता है। तो इस वजह से जो वो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें वही कैरेक्टर थे जो ऑलमोस्ट आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि अब हम प्लांट के अंदर घुस रहे हैं। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, पहले तो इस चीज़ को एकदम साइड में निकाल के पढ़ने आना इस चैप्टर को। बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ क्या है? दिस चैप्टर आस्क्स फॉर योर ऑनेस्टी, कि ऑनेस्टली हम पूरे सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर देखेंगे, समझ आ जाएगा। अब किसी भी टीचर को मैं बार बार बोलती हूँ फॉलो करते हो तो एटलीस्ट एक चैप्टर के लिए, ये नहीं है एक लेक्चर मेरा देखा है किसी और का देखा है किसी और का देखा, तो वो कॉन्टीन्यूटी नहीं बन पाएगी बेटा। कोई टीचर किसी कॉन्सेप्ट को कहीं पे सिखा रहा है, कोई किसी कॉन्सेप्ट को कहीं पे सिखा रहा है। तो हर टीचर हर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, अगर एक चैप्टर के लिए आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो कीप ऑन फॉलोइंग दी सेम टीचर। ये नहीं है एक लेक्चर मेरा, एक कहीं से एक कहीं से एक कहीं से, ऐसा भी नहीं। और सीक्वेंस में देखो, ये नहीं फर्स्ट लेक्चर देख लिया उसके बाद चलो छोड़ो, बीच के 3 4 5 हमने देखे नहीं, सीधा 6 लेक्चर, क्या समझ आएगा आपको? अब आप सपोज करो पिछले चैप्टर की अगर डायरेक्टली आप टर्मिनोलॉजी वाले फैमिलीज़ वाले लास्ट लेक्चर में आके कोई बच्चा ऐसे देख रहा है, ये भी कोई लेक्चर फैमिलीज़ है, चलो पढ़ लेते हैं क्या पढ़ा रही है मैम, हैं ये क्या पढ़ा रही है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। इम्ब्रिकेट, वेलवेट, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, ये पॉलीपेटलस, गैमोसेपलस, एपोपेटलस, सिंकार्पी, ये सब चीज़ें क्या है? ये पता नहीं क्या बोल रही है मैम, पागल हो गई है। आप हटा दोगे वीडियो, ऐसे नहीं करना है। तो जब आप सीक्वेंस में सारी चीज़ें पहले हम पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बेसिक से और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेके चलते हैं। तो इस चैप्टर में भी क्या है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है बेटा, सिर्फ हमें क्या करना है, अपने बेसिक पे जोर देना है। बेसिक क्या है? बस ये टिश्यू का पोर्शन। उसके बाद तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पर पढ़ाने हैं, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर में इतने तरीके से पढ़ाऊंगी, कंपैरेटिव पढ़ाएंगे, इधर मोनोकोट इधर डाइकोट, ताकि साथ के साथ जो भी वेरिएशन है, जो भी डिफरेंसेस आपको लर्न हो जाए, यू विल इंजॉय दैट। पर उसको समझने के लिए पहले क्या चाहिए? हमें बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक क्या है ये, और उस बेसिक के लिए मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना देती हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि अभी मैं टिश्यू पढ़ा दूंगी ना, उसके बाद आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन, अगर आप लाइव क्लास में होते और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती कि ये बताइए ये कौन सा टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक है या ये परमानेंट है, तो आप सर में खुजली आई, ये कौन सा था, पढ़ तो लिया, सुना है, मैडम ने समझाया भी है, हमने भी कर लिया, पर पता नहीं चल रहा कौन सा है। तो ये ऐसे वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। ऑनेस्टली चीज़ों को सुनो, समझो, देखो, और एक फ्लो चार्ट मैं आपके लिए बना देती हूँ जिसको आप रेफर करोगे तो चीज़ों को आप इन सेकेंड्स दोबारा से रिकॉल कर पाओगे। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैं पढ़ाऊँगी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं पढ़ाऊँगी आपको 2 तरीके से। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे इनटू 3। एक होगी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और इधर इधर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं इसको अगेन डिवाइड करूंगी ऑन दी बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ से ये पैदा हुआ है टिश्यू, तो उसको हम दो में डिवाइड करेंगे। एक तो हम लिखेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, अरे एक तो हम लिखेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बेटा मेरिस्टेम भी लिख सकते हैं। और सेकेंडली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू होता क्या है बेटा? अगर मैं किसी से पूछूं व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। टिश्यू क्या है? इट इज द असेंबलेज और ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure, similar in origin, similar in function, but may or may not be similar in structure। इसको हम बोलते हैं ना टिश्यू। बस टिश्यू में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। टिश्यू होता क्या है, मुझे सबसे पहले आपको टिश्यू ही बताना चाहिए था। व्हाट इज़ टिश्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टिश्यू होता क्या है बेटा? इस चैप्टर में हमने अभी सबसे पहला जो काम करना है, हम बेसिक से डील करें। बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। तो टिश्यू होता क्या? टिश्यू इज़ द असेंबलेज और ग्रुप of cells which have, क्या है उन सेल्स का? सिमिलर ओरिजिन। वो सेल्स जिनका ओरिजिन सिमिलर है, जिनका सिमिलर फंक्शन है, मतलब सारी की सारी सेल मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं या सेम सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तीसरा मे और मे नॉट, मे और may not be similar in structure। अरे may not be मतलब मेरे सेंटेंस की सेंस नहीं बनी, तो मैं इसको may और may not have similar structure, बस may और may not have similar structure। तो क्या होता है टिश्यू? वो सेल, देखो ध्यान देना, इसमें गड़बड़ी नहीं करोगे, बहुत बेसिक चीज़ है। वो सेल्स जिनका बेटा ओरिजिन भी सेम है, मतलब एक ही तरह के ओरिजिन से, एक ही तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वो ओरिजिनेट हुआ है। दूसरा फंक्शन भी सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तभी तो उसको टिश्यू बोला है ना। सारी सेल मिलके जब एक फंक्शन करेंगे कि इसने ये वाला टिश्यू बना लिया, ये लो ये टिश्यू ये काम कर रहा है। लाइक जैसे जाइलम है, किस चीज़ के साथ डील कर रहा है? कंडक्शन ऑफ वाटर के साथ। तो जाइलम के आपको पता है कितने सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, कितनी सारी सेल्स होती हैं उसमें, वो सारी सेल मिलके एक ही काम कर रही है ना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। तो ये सारा का सारा काम पूरी जो सेल का पूरा ग्रुप कर रहा है, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। कौन सा टिश्यू? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर में भी कौन सा? जाइलम। बस। और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है, स्ट्रक्चर सेम नहीं भी हो सकता, तो इट इज़ नॉट एन इम्प्लीकेशन। समझना बात को, टिश्यू में स्ट्रक्चर सेम हो ना हो इट हार्डली मैटर, उसका ओरिजिन और फंक्शन सेम होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं बेटा टिश्यू। तो अब यहाँ पे जब मैं परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करूँगी ना बेटा, परमानेंट टिश्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं इंटू 2। एक तो बेटा यहाँ पे आ जाता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या होता है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू? एग्जाम्पल लिख दें इसके। एग्जाम्पल हैं सिंपल परमानेंट में, आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे बेटा अबाउट पेरेन्काइमा, आप पढ़ोगे अबाउट कोलेनकाइमा, आप पढ़ोगे अबाउट स्क्लेरेन्काइमा। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं। आपको कैसे पता चला मैम? आप ये सिंपल और दूसरी जो कैटेगरी में लिख रही हूँ वो है मेरे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप ये दो कैटेगरी में आपने किस बेसिस पे डिवाइड किया? जो भी थर्ड मैंने बताया है ना, ओरिजिन सेम है इन सबका, फंक्शन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर कैन बी सेम, कैन नॉट बी सेम। तो यहाँ पे क्या है? वो सेल्स
जिनमें ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, एज वेल एज उनका स्ट्रक्चर भी सभी सेल्स का सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम टाइप ऑफ सेल्स, या आप लिख सकते हैं सिमिलर सेल्स का बना हुआ है। यहाँ पे सेल्स का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स लिख लीजिए, है ना, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेस पे हम उसको बोल रहे हैं एक जैसी सेल का बना हुआ है, स्ट्रक्चरली भी सब सेम है, उस टाइप के परमानेंट टिश्यू को हम कहेंगे सिंपल। लेकिन अगर एक टिश्यू बन रहा है और उसमें सेल ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं सबके, तब उस टाइप के परमानेंट टिश्यू को हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, डिसिमिलर सेल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दे दो मैम, कोई दे दे, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइक जाइलम, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप फ्लोएम। कैसे मैम, जस्टिफाई भी कर दो, जस्टिफाई कर दिया जाए। चलिए देखिए, अब जाइलम मैंने क्या कहा है, डिसिमिलर सेल स्ट्रक्चर है। अगर मैं एक जाइलम, जाइलम क्या है, एक टिश्यू है जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसकी मैंने क्या कहा है, ओरिजिन सेम है, इसकी सारी सेल का फंक्शन भी एक, वही कंडक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसिमिलर है, इसलिए मैंने इसको कौन सा टिश्यू बोला है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेल कहाँ डिफरेंट डिफरेंट है मैम, बिल्कुल है, इसमें 4 टाइप की सेल्स मिलते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के। कौन कौन से, एक तो जाइलम के अंदर होते हैं बेटा ट्रेकीड्स, एक होते हैं वेसल्स जिनको हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकीड्स, एक होता है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। और क्या रह गया मेरे पास, और कौन सी सेल रह गई भाई, क्या हो गया मुझे, ट्रैकीड्स, चलो इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फिर आ जाएंगी बेटा सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स या सीव प्लेट, फिर आ जाएंगी हमारे पास कॉम्पेनियन सेल्स, और फिर आ जाएगा हमारे पास बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आप देखो यहाँ पे कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, सब एक दूसरे से स्ट्रक्चरली डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सारे इकट्ठे मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं ना। लेकिन सारी सेल क्या है, डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, लेकिन कर रही है एक ही फंक्शन परफॉर्म, और सभी सेल का एक ही ओरिजिन है। तो इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। गॉट इट बेटा, ये हो गए एग्जाम्पल। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब टाइप ऑफ टिश्यू में जो सबसे पहला टाइप है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहले आज के लेक्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिनिश करेंगे, देन वी विल टेक अप द परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने दोनों तरीके से पढ़ना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। किस चीज़ का बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये बना हुआ है बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या फीचर्स होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ना बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल का बना हुआ है। क्या होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्या होती हैं, चलो इनका पहला फीचर लिखते हैं, दीज आर एक्टिवली, और यू कैन राइट डाउन कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। क्या होती हैं, रैपिडली कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। और ये सेल कैसी होंगी, ऑल विल बी इमेच्योर सेल्स। कैसी सेल्स होंगी बेटा, इमेच्योर सेल्स। क्यों मैम, क्योंकि अगर वो मैच्योर हो गई तो वो तो परमानेंट बन जाएंगी। मैच्योर होने का इनको टाइम ही नहीं मिलता, जैसे ही थोड़ा सा साइज बढ़ा डिवाइड हो जाती है, जैसे ही थोड़ा सा साइज बढ़ा डिवाइड हो जाती हैं। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, इमेच्योर सेल्स हैं, और क्या है, क्योंकि एक्टिवली डिवाइड होती रहती है। बस इन सेल का काम क्या है, पूरी जिंदगी एक सेल ने 2 बनानी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 64, ऐसे करते करते बस कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन डिवाइडिंग। तो जब भी डिवाइड होती रहेंगी, जहाँ पे भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल होगी उसके आसपास पूरा गुच्छा बन जाएगा डिवाइड हो के। तो उस गुच्छे में ये कैसे प्रेजेंट होंगी, टाइटली पैक्ड होंगी ना। ये तो नहीं है एक वहाँ चली है एक वहाँ चली है, इतना तो बेटा स्पेस ही नहीं होता ऑर्गन्स के अंदर।
तो कैसे अरेंज्ड हैं, क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग है एंड दीज विल कीप ऑन डिवाइडिंग, तो कैसे प्रेजेंट होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी। तो कैसे अरेंज्ड होंगी ये, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब समझ रहे हो, देयर विल बी नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दीज सेल्स। तो इंटरसेलुलर स्पेस लिख लीजिए, इंटर सेलुलर स्पेस क्या रहेगा यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा एब्सेंट। समझ रहे हो ना क्या है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस। सपोज ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये इस तरह से इतनी टाइटली अरेंज्ड है। देखो आपको कहीं पे भी इंटरसेलुलर स्पेस ना ये होता है जो सेल्स के बीच में हमें दिख रहा है, ये मेरी ड्राइंग में लूजली हो गई है, लेकिन इतनी ठुसा ठुस, इतनी टाइटली पैक्ड होती है कि इनके बीच में, ये दो सेल्स के बीच में जो एक गैप दिख रहा है ना, मेरी ड्राइंग में दिख रहा है, इनमें नहीं होता वो गैप। तो इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। उसके अलावा कैसी होंगी ये, थिन वॉल्ड। याद है ना भाई, क्या पढ़ रहे हो, प्लांट्स। प्लांट्स में का मेन फीचर क्या होता है प्लांट सेल का, सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट। एनिमल में होती है सेल वॉल, बताओ बताओ, कुछ अपने आप से पूछे क्वेश्चन, किस किस को पता है। अगर एनिमल में सेल वॉल होगी तो भैया वो प्लांट नहीं बन जाएंगे। एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में होती है। तो प्लांट में जो सेल वॉल होगी वो प्राइमरी होगी, और वो कैसी होगी, थिन वॉल्ड होगी। तो यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी वॉल या किसी भी तरह की सेकेंडरी थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं होगी। सेकेंडरी वॉल बना के क्या करना है, क्या करोगे, क्योंकि जैसे ही एक सेल है, जैसी वो थोड़ी सी बड़ी हुई, अभी बड़ी हुई नहीं, दो में टूट गई। फिर एक सेल है हल्की सी बड़ी हुई, फिर दो में टूट गई। भाई जैसे ही बड़ी होगी, मैच्योर होगी, उसके बाद ही तो सेकेंडरी वॉल बनाएगी। उतना तो टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको, फिर डिवाइड कर जाती है, फिर डिवाइड कर जाती है। तो सेकेंडरी वॉल या किसी भी तरह की थिकनिंग्स, लिग्निन की, स्यूब्रिन्स की, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। और करेंगे भी क्या ये उसको प्रेजेंट करके, इनको तो डिवाइड होना है। डिवाइड होने के लिए दोबारा उनको पहले उनको रिमूव किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसी भी तरह उनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद दैट सेल विल बिकम कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो डिवाइड करने के लिए सारी सेकेंडरी थिकनिंग्स हटानी पड़ेंगी। भैया इतना तामझाम करने की, जब मुझे डिवाइड ही करते रहना तो हम बनाते ही नहीं, छोड़ो, हम इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। गॉट इट। उसके बाद क्या होगा बेटा, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म इज डेंस, क्योंकि छोटी छोटी सेल हैं, एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं, सारे के सारे सब्सटेंसेस और सब कुछ अंदर क्या पड़े हुए हैं, डबल डक, क्योंकि डिवाइड होने के लिए सब कुछ चाहिए। तो साइटोप्लाज्म कैसा होगा, यहाँ पे डेंस होगा। उसके अलावा जो न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल्स कैसी हैं, छोटी छोटी हैं, क्योंकि जैसी बड़ी हुई डिवाइड हो गई, फिर दो छोटी छोटी सेल बन गई। तो और न्यूक्लियस क्या है, डिवीजन के लिए रेडी रहता है, रेप्लिकेटेड रहता है, उस पर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस कैसा दिखेगा, सेल के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस है नॉर्मल, लेकिन सेल क्योंकि बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस ऐसे लगेगा बहुत बड़ा न्यूक्लियस ऐसे झांक रहा है सेल में से। तो उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा इन सेल्स का, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। देखो इन पॉइंट्स को ना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाओ कि मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं डिवाइडिंग सेल्स। ये पॉइंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने आप निकलेंगे आपके अंदर से कि डिवाइडिंग सेल है तो भाई वो बड़ी होंगी, नहीं होंगी, स्मॉल स्मॉल होंगी साइज में। तो मैंने लिखा है कहीं पे इमेच्योर होंगी और स्मॉल साइज होंगी, स्मॉल इन साइज। एक चीज़ और बेटा मैं यहाँ पे लिखवाना भूल गई, चलो लिख लेते हैं। सेल्स विल बी ऑफ आइसो डायामीट्रिक शेप। कैसे होंगी, आइसो डायामीट्रिकली सिमिलर, सब ऑलमोस्ट सेम शेप एंड साइज की होंगी। आइसो डायमेट्रिकली सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज, ठीक है। और क्या होगा, किसी भी तरह का बेटा कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। वैक्यूल का काम क्या होता है, वेस्ट को कैरी करता है, कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर कर लेता है। भाई इनको क्या ज़रूरत है, इनको कौन सा फ्यूचर बनाना है, इनका फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं। जैसे ही हल्की सी बड़ी हुई फिर टूट जाएंगी दो डॉटर न्यूक्लियाई में। तो ये स्टोरेज को लेके कहाँ जाएंगी, इतनी संपत्ति हम तभी जोड़ते हैं ना अगर हमें जीना है, हमें अपने बालक बच्चों को उसको देना है। भैया इसका तो फेट ही क्या है, मैं तो पता नहीं कब मिट जाऊँ, कब ख़त्म हो जाऊँ, मैं कोई चीज़ समेट के क्या करूँगी। तो ये किसी भी तरह का कोई भी स्टोरेज अपने साथ नहीं रखती हैं। तो किसी भी तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट या अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस या स्टोरेज के सब्सटेंसेस इन सेल्स के पास नहीं मिलते हैं। तो क्या मैम इनको ज़रूरत नहीं होती, बेटा ज़रूरत होती है। वेन एवर इनको ज़रूरत पड़ी, ये परमानेंट सेल से ले लेते हैं ना न्यूट्रिशन, जो भी उनका स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो क्या लिखेंगे, नो
स्टोरेज, किसी भी तरह का स्टोरेज किस चीज़ की होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की भी हो जाती है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी क्या होंगे यहाँ पे, किसी भी तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, या जिनको हम बोलते हैं एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, वैक्स, ऑयल्स, वो सब यहाँ डाल लेना है ना, वो भी क्या होंगे यहाँ पे एब्सेंट होंगे। वैक्यूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्यूल्स क्या होंगे बेटा, एब्सेंट, यूजुअली एब्सेंट, बट इफ प्रेजेंट है ना, कुछ कुछ सेल्स मानती नहीं है, वैक्यूल आ गया जी बना लिया, इफ प्रेजेंट दोज विल बी ऑफ वेरी स्मॉल साइज, will be of very small size। ये बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको भी हेल्प करेंगी। ये सारी चीज़ें इसको किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं भाई, डिवाइड होने में हेल्प कर रही हैं। और कैसी होती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, जिसकी वजह आप कोई भी चीज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव समझ रहे हो भाई, डिवाइडिंग सेल है, मेटाबॉलिज्म तो इनका तेज चलेगा, तो ये इनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ना वो भी बहुत हाई होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, हम सारे फीचर लिखवा देते लेकिन रेस्पिरेशन का पॉइंट हम कभी भी नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे, मेटाबॉलिक रेट जो इनका है, वैसे वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का मीनिंग ही यही होता है, चलो पर मैं एक अलग से पॉइंट लिखवा देती हूँ, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है इनका, वेरी हाई। और मेटाबॉलिक रेट में क्या आ गया, रेस्पिरेशन भी मेटाबॉलिज्म का ही तो एक पार्ट है, तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन रेट, वो भी क्या होगा बेटा, वेरी हाई, क्योंकि कॉन्टीन्यूस डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है किसी भी लिविंग सेल को, फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में तो हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं, फूड ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड O2, समझ गए। तो वो फूड का ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बाय प्रोडक्ट का मेन बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन 6th क्लास से आपको डिफरेंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ब्रीदिंग इज अ डिफरेंट सिनेरियो एंड जो रेस्पिरेशन है इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, गॉट इट। चलिए ये तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इसको डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो 2 टाइप है। सबसे पहला टाइप जो मैं पकड़ रही हूँ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के बेसिस पे बेटा जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो होता है 3 टाइप का। सबसे पहली टाइप कौन सी आ जाती है हमारे पास, सबसे फर्स्ट टाइप है बेटा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में बेटा क्या है हम लोगों ने पढ़ना, पहले तो इसकी नेम लिख लेते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन एक तो है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड हमारे पास आती है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड जो टाइप हमारे पास आती है बेटा ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन दैट इज नोन एज अ लेटरल मेरिस्टेम। तो इनको अभी 1 बाय 1 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा एपिकल मेरिस्टेम एज इट्स नेम सजेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ऑन दी एपाइसिस। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन दी एपाइसिस। एपाइसिस समझ गए ना, एपेक्स मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा वो लिख सकते हैं टिप्स। अब टिप्स कहाँ होंगी, आपको पता है जब एक एम्ब्रियो, सपोज कीजिए ये सीड है, सीड को जब हम सो करते हैं, सीड जर्मिनेट होना शुरू होता है तो उसके अंदर से सबसे पहले निकलता है रेडिकल। रेडिकल की टिप पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, रेडिकल की टिप पे हमारे पास प्रेजेंट हो सॉरी टिप पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, रेडिकल। और रेडिकल क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो है, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन दी टिप। कौन सी टिप है ये, हाइपोकोटाइल की। ये सारा का सारा कोटिलीडन से नीचे का सारा एम्ब्रियो का पार्ट क्या बताया था, हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल की टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपेक्स पे मतलब टिप पे प्रेजेंट है ना, और ये सारा का सारा टिश्यू क्या बनाता है, इट फॉर्म्स दी होल रूट सिस्टम। तो रूट एपेक्स पे ये क्या प्रेजेंट है, रूट की एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ से दूसरा हिस्सा क्या निकलता है बेटा ऊपर की तरफ, ये हो गई एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल की टिप पे यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, प्लीम्यूल।
प्लूम्यूल भी क्या है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप पे, एपाइसिस पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसने क्या बनाना होता है, शूट। शूट किससे बनता है, शूट एपिकल। इसके पास क्या होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। रेडिकल के पास क्या होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिससे रूट बनती है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा, ऑन दी टिप, ऑन दी एपेक्स या टर्मिनल पोर्शन पे, किसके, ऑफ दी स्टेम एंड रूट। सपोज कीजिए ये प्लांट है, ये है स्टेम, ये नीचे डेवलप हो रही है बेटा रूट। तो स्टेम के यहाँ पे स्टेम के बिल्कुल टिप पे ये जो पिंक कलर का टिश्यू है, ये सारा का सारा क्या होगा, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे ही रूट की टिप पे यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, टिप पे क्यों प्रेजेंट है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है, टू कीप ऑन डिवाइडिंग। ये सेल डिवाइड करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी, नई सेल्स बनाती रहेंगी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। तो वो सेल क्या कर रही हैं, एक तरह से लेंथ इंक्रीज करा रही हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम ऐसे ऊपर की तरफ लेंथ इंक्रीज करवा रही है, रूट एपिकल मेरिस्टेम नीचे रूट की जो ग्रोथ है वो करवा रही है। तो एक तरह से प्लांट में क्या हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ स्टार्ट होगी, प्लांट लंबा होना शुरू हो गया, तो इंक्रीज इन लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब और चीज़, अब जैसे जैसे बेटा ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, इनकी फुल फॉर्म लिख दूं, एसएम क्या होती है बेटा, इट इज़ नोन एज शूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब शूट की टिप पे ग्रोइंग पॉइंट के, स्टेम के ग्रोइंग पॉइंट पे, टिप पे जो ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होगा, सॉरी स्टेम की टिप पे जो ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होगा, उस ग्रोइंग पॉइंट में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि इन्होंने शूट बनाना है, शूट की लेंथ बढ़ानी है। ऐसे ही रूट की टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब बेटा जैसे जैसे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना, अब सपोज करो वो यहाँ था, शूट एपिकल मेरिस्टेम ये है, ये है हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे एपाइसिस पे क्या प्रेजेंट है, पूरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल की एक्टिविटी की वजह से नई सेल ऐड होंगी, और ये स्टेम क्या हो जाएगा, हल्का सा इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। अब ये स्टेम कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब ये जो ग्रोइंग पॉइंट है ये कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे आ चुकी हैं। ये पीछे तो जो सेल बन चुकी हैं वो क्या होंगी, मैच्योर होना शुरू हो जाएंगी, परमानेंट टिश्यू बनाना शुरू हो जाएंगी। और ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। ये फिर यहाँ पे एक्टिविटी करेगा, नई सेल ऐड करेगा, नई सेल ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा, अगेन स्टेम की हाइट और बढ़ जाएगी। तो अब ये कहाँ पे पहुँच गई, अब ये जो नीचे भी सेल कट रही हैं, ऊपर की वजह से लेंथ बढ़ रही है, और जो नीचे सेल्स थी वो क्या हो रही है, परमानेंट हो रही हैं। परमानेंट होके वो क्या कर रही हैं, पर्टिकुलर फंक्शन ले रही हैं, कि मैं एपिडर्मिस बना दूंगी, मैं वेस्कुलर बंडल बना दूंगी, मैं कोर्टेक्स बना दूंगी, मैं एंडोडर्मिस बना दूंगी। तो उनको काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जैसे जैसे स्टेम ग्रो करती है ना बेटा ऊपर की तरफ, सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम थी यहाँ, इसने और नई सेल ऐड करी, लेंथ बढ़ी। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑब्वियसली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, अब क्योंकि नीचे तो सेल बना दी ना, अब नई सेल ऐड होगी, लंबाई बढ़ गई। अब टिप कहाँ पहुँच गई शूट की, यहाँ। अब शूट और लंबी हो गई, मतलब टिप यहाँ तक पहुँच चुकी, जहाँ टिप होगी वहीं पे मेरिस्टेमेटिक सेल होगी। पर जितनी बार ये यहाँ से वहाँ ऊपर पहुँच रही है, हर बार पीछे जहाँ पे पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पहले थी, वहाँ पे क्या करती है, अब टोटल इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल तो यहाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन कुछ सेल्स क्या करती है बेटा, ये हर बार पीछे भी छोड़ती चली जाती है। अब ये वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, ये तो कहाँ पे शिफ्ट हो गई, वो टिप अब वहाँ पहुँच गई, मतलब स्टेम लंबी हो गई, पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर वहाँ। अब जहाँ लंबी होगी वहाँ टिप है, तो वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन जब ये लंबी हो रही थी, तो जैसे जैसे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ, ये पीछे की तरफ भी कुछ सेल्स इसकी छूट जाती हैं। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे छूट गई,
कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ छूट गई, फिर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ छूट जाएंगी, कुछ यहाँ छूट जाएंगी। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो पीछे छूट जाती हैं, दीज लेफ्ट ओवर मेरिस्टेमेटिक सेल, ये क्या करती हैं, दीज फॉर्म्स दी एक्सिलरी बड। तो अभी मैं एक काम करती हूँ बेटा, हमें ना यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, तो मैं इसके ना ये वाले अभी पोर्शंस डिलीट कर देती हूँ, इसको बाद में देखते हैं। तो क्या होगा बेटा, लेफ्ट ओवर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये क्या बना देंगी, फॉर्म्स दी एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड किस लिए ज़रूरी थी, भाई स्टेम लंबी हो रही है, जब लंबी होगी तो साइडों में ब्रांचेस भी तो निकलेंगी। वो ब्रांचेस कहाँ से निकलेंगी, ये जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये तो ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन जितनी बार ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पहले था वहाँ पे यहाँ से ऊपर गया है ना, तो सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक सेल ऊपर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, लेकिन पीछे ये अपनी निशानी छोड़ जाता है कि पहले मैं यहाँ था। वो निशानी किसकी फॉर्म में छूट जाती है, इन दी फॉर्म ऑफ सम मेरिस्टेमेटिक सेल। सारी मेरिस्टेमेटिक सेल आगे जाती जा रही है, लेकिन कुछ यहाँ पीछे छोड़ता हुआ चला जाता है ईच पॉइंट पे। तो ये जो छूटी हुई मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, इनसे क्या बननी शुरू हो जाती हैं बेटा, एक्सिलरी बड्स। और ये एक्सिलरी बड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस। समझ में आ गया। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसी से क्या डेवलप होते हैं बेटा, इसी से डेवलप होते हैं लीफ प्राइमोडियम। प्राइमोडियम समझते हो क्या होते हैं, लीफ इनिशियल्स। यही जगह जगह पे कुछ सेल्स छोड़ती हुई चली जाती है, जिनसे क्या बनते हैं, लीफ प्राइमोडियम, मतलब लीफ का इनिशियल। लीफ इनिशिएट हो गए बनने, तो धीरे 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 और बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, प्रॉपर एक लीफ की शेप ले लेंगे। तो जैसे जैसे स्टेम ऊपर बढ़ रही है, वैसे वैसे साइड में क्या बनने शुरू हो जाएंगे, लीफ भी बनने शुरू हो जाएंगे, और एक्सिलरी बड से लेटरल ब्रांचेस भी बननी शुरू हो जाएंगी। तो समझ में आ गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम से पूरा का पूरा शूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। ऐसे ही जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये नीचे की तरफ ग्रो करती चली जाएगी, लेकिन ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है ना बेटा, इसकी टिप, मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको रूट का डायग्राम पढ़ा दिया था, उसमें मैंने क्या कवर किया था, जो भी रूट का ग्रोइंग पॉइंट था, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम थी, जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट था, उसको हमने कवर कर दिया था ना बाय अ रूट कैप। तो रूट कैप से क्यों कवर किया था, जैसे जैसे रूट नीचे पेनिट्रेट होगी सॉइल में, अब सॉइल कितनी रफ होती है, रूट कितनी टेंडर डेलिकेट जो भी नहीं बन रही है, टूट सकती है ना, इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इससे सेपरेट हो सकता है, टिप ही टूट गई, रूट ग्रो ही नहीं करेगी। तो उसकी टिप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, टिप क्यों प्रोटेक्टेड चाहिए, क्योंकि टिप के पास ही सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो रूट की ग्रोथ करवाएगा डिवाइड हो के। तो उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए पहले रूट, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बना देती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम से ही क्या डेवलप होती है, रूट कैप। और रूट कैप का काम क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग पॉइंट। प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग पॉइंट, ग्रोइंग पॉइंट क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आ गया। और बाकी रूट एपिकल मेरिस्टेम से बाकी के रूट का कॉर्टेक्स बन गया, रूट की एपिडर्मिस बन गई, बीच में सिलेंडर बन गई, दिस एंड दैट। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है बेटा, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप पे प्रेजेंट होगा, मतलब एपेक्स पे। किसकी एपेक्स, स्टेम की एपेक्स, रूट की एपेक्स। स्टेम की एपेक्स पे जो प्रेजेंट होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की एपेक्स पे जो प्रेजेंट होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। दोनों का काम क्या है, ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ, हाइट बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज इन लेंथ और यू कैन से हाइट ऑफ द प्लांट। रूट भी बढ़ रही है, इधर से उधर से ऊपर से स्टेम भी बढ़ रही है, तो प्लांट ऐसे दोनों साइड से क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। उसके अलावा एपिकल मेरिस्टेम क्या करती है, एपिकल मेरिस्टेम लेटरल मतलब एक्सिलरी बड भी बनाती है, जिससे क्या बन जाएंगी, लेटरल ब्रांचेस। और शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही लीफ प्राइमोडिया भी बनते हैं। तो कभी भी अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए, लीफ प्राइमोडिया कहाँ से डेवलप होते हैं, कहाँ से डेवलप होंगे, बहुत से बच्चे टिक कराते हैं, अभी मैं इसका दूसरा पढ़ाऊंगी, दैट इज नोन एज इंटरकैलरी। मोस्टली बच्चे वहाँ से टिक कराते हैं। तो कहाँ से डेवलप होते हैं बेटा, रूट आप लिखोगे, सॉरी लीफ कहाँ से लिखोगे, फ्रॉम दी एपिकल मेरिस्टेम। चलिए अब दूसरा समझ लेते हैं बेटा। इस पेज पे तो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एक ही आया है हमारे पास, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। चलिए इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? अब सपोज कीजिए मोनोकोट्स, मोनोकोट्स को देखो आप, मोनोकोट में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ग्रासेस का। ग्रासेस हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी है, कैसे बढ़ती हैं? हॉरिजॉन्टली। ये देखो ग्रास का स्टेम ऐसे बढ़ रहा है, और अगर ग्रास का ये स्टेम है, स्टेम की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? स्टेम के पास हियर एंड देयर स्टेम के पास प्रेजेंट होते हैं बेटा नोड भी प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये लो जी, स्टेम के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? नोड एंड इंटरनोड। तो ये जो नीले वाले रीजन, स्काई ब्लू वाले रीजन जो मैंने बनाए हैं, ये मैंने क्या बनाई हैं? दीज आर नोड्स। और ये जो बीच में पिंक वाले बच गए, ये क्या है? दीज आर इंटरनोड्स। तो ग्रासेस में जो पत्ते निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? नोड किसको बोलते हैं? नोड वो रीजन है बेटा जहाँ से लीफ भी निकलेंगे और रूट्स भी निकलेंगी। यहाँ से लीफ भी निकलेंगे और रूट्स भी निकलेंगी, यहाँ से भी लीफ भी हैं और रूट्स भी बनेंगी, इधर भी ये लीफ हो गए और रूट। तो इन रीजन्स को हम बोलते हैं नोड। क्या है इनके पास? इन नोड्स के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? इनके पास प्रेजेंट है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर टिप पे प्रेजेंट है मतलब एपाइसिस पे प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। अब ये वाली मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट है? नोड्स में। और नोड की दोनों साइड बेटा देखो क्या प्रेजेंट है? इंटरनोड्स। और इंटरनोड क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है? इंटरनोड्स आर मेड अप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। देखो नोड्स में तो क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन ये जो इंटरनोड है ना, इंटरनोड में क्या प्रेजेंट है? परमानेंट टिश्यू। तो अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है? नोड। नोड के अंदर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों साइड से किससे बाउंडेड है? इट इज बाउंडेड बाय द परमानेंट टिश्यू। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी हो, मतलब आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? ये वाली जो मेरिस्टेम है, ये वाला मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, इट इज इंटरकैलेटेड बिटवीन टू क्या? परमानेंट टिश्यूज। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होती है? विच इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यूज, कि परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगी। देखो इधर भी परमानेंट टिश्यू, इधर भी परमानेंट टिश्यू, उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो ऐसे प्रेजेंट हो परमानेंट टिश्यू के बीच में, मतलब इंटरकैलेटेड, और आप कैसे लिख सकते हो? व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is intercalated between two permanent tissues। दो परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में इंटरकैलेटेड हो, तो इस तरह के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ में आ गया? तो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये क्या कर रहा है? नए लीफ बना रहा है, रूट बना रहा है। अब देखो, अब एक फिनोमिना आपने ग्रासेस में देखा हुआ है। अगर आपका गार्डनर आ रहा है, ग्रासेस को पूरा काट गया ऊपर से, आपने देखा 10-15 डेज में दोबारा से ग्रासेस ग्रो हो जाती हैं। या कोई हर्बीवोर आ गया, ग्रेजिंग कर गया ग्रास की, खा गया उनको बुरी तरह से, पत्ते वत्ते सब खा गया, साफ। थोड़े दिन के बाद फिर नए पत्ते आ जाते हैं। किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि इस नोड के पास क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं नए पोर्शंस। अगर ये पूरा का पूरा ये पोर्शन ही खत्म हो जाए, नोड को ख़त्म कर दो, ये लीफ कभी भी नहीं आएंगे। समझ में आ गया? तो इस वाली मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं? विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज़, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मोस्टली मोनोकोट के अंदर ये ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये भी करवा क्या रही है? इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब सपोज करिए तो ग्रासेस से हॉरिजॉन्टली उग रहे हैं, अगर कुछ मोनोकोट जो इरेक्ट उगते हैं तो उसमें भी ये क्या कराएगी? ग्रोथ ही तो करा रही है। नोड्स की वजह से क्या होगा? इंटर नोड्स की लेंथ बढ़ेगी।
तो ये भी क्या करवा रही है, एक तरह से इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन लेंथ और हाइट ऑफ द स्टेम। ये भी तो ग्रोथ ही करा रही है प्लांट की। ऐसे कराएगी, ग्रास ऐसे आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं ना, ऐसे नहीं कराएगी। अगर कोई सीधा मोनोकोट है तो उसके अंदर भी क्या होगा, नोड्स पे एक्टिविटी चलती रहेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल की नई सेल बनती रहेंगी। वो नई सेल कहाँ पे ऐड हो रही हैं, इंटरनोड्स के अंदर। इंटरनोड्स में जाके वो परमानेंट बन रही हैं, मतलब इंटरनोड इतनी थी और नई सेल बन गई, इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी। तो इंटरनोड जितनी लंबी होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा क्या बढ़ती रहेगी, स्टेम की लेंथ या हाइट बढ़ती रहेगी। तो ये भी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स, प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स। समझ में आ गया। अब आ जाइए बेटा थर्ड पे। ये क्या है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नहीं, चलिए अब आप पढ़ लीजिए थर्ड। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड पे, क्योंकि इसका नेम ही लेटरल मेरिस्टेम है। तो प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। मतलब कैसे, कहाँ पे प्रेजेंट होगी। और ये जो लेटरल होती है ना बेटा, लेटरल मेरिस्टेम जो है ये बाद में बनती है। अगर मैं इन दो की बात करूँ ना, ये वाली जो थी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग। ये शुरू से ही प्रेजेंट है, ये कोई नई नहीं बनी है। ऐसे ही अगर मैं इसकी एपिकल मेरिस्टेम की बात करूं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट फ्रॉम बिगनिंग। ये भी कोई नई नहीं बनी है, स्टार्टिंग से ही जब बीज है सीड के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स है ना बेटा, दीज आर फॉर्म्ड आफ्टरवर्ड्स, बाद में बनती है। कब बनती है, जब प्लांट को अब हाइट तो बढ़ती जा रही है, ब्रांचेस भी निकल गई है, वो प्लांट इतना लंबा हो गया पर बेचारा अभी भी सूखा सा पतला सा है। भाई वो टाइम के साथ ऐसे टेढ़ा टिल्ट होके गिर नहीं जाएगा। तो उसको क्या बढ़ाना है, अपना डायामीटर भी तो मोटा करना है, अपना गर्थ भी बढ़ाना है। तो टू इंक्रीज द डायामीटर या गर्थ बढ़ाने के लिए क्या चाहिए उसको, लेटरल मेरिस्टेम। तो आफ्टरवर्ड बनता है किस लिए, टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम। अब थिकनेस के लिए आप और चीज़ लिख सकते हो, थिकनेस को आप गर्थ भी लिख सकते हो, थिकनेस को आप डायामीटर भी लिख सकते हो। तो डायामीटर या गर्थ या थिकनेस बढ़ाने के लिए स्टेम की, तब ये बाद में बनाई जाती है। तो ये फ्रॉम द बिगिनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टरवर्ड्स, नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये जो गर्थ या डायामीटर बढ़ाना जो होता है ना बेटा, इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ। तो लेटरल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। एपिकल और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। अब अगर इन तीनों को एक स्ट्रक्चर के अंदर मैं समअप करूं तो कैसे करेंगे हम। सपोज करो ये मैंने बेटा स्टेम बना ली, और ये सपोज मेरे पास स्टेम है, थोड़ा मोटा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्टेम के अंदर ये बीच में क्या प्रेजेंट है, ये रीजन्स मैंने क्या बनाए हैं, दीज आर नोड्स। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। दीज आर नोड्स। तो ये रीजन क्या है, दिस रीजन इज दी नोड। ये भी क्या है बेटा, नोड। और ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज इंटर नोड। ये क्या है, ये है स्टेम एपेक्स, स्टेम की टिप।
और टिप के ऊपर मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट होता है, ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है स्टेम की टिप में, ऑल इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम किसी और कलर से बना लेते हैं। सपोज ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैं पिंक से दिखाऊंगी, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि स्टेम की एपेक्स पे प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा है, नोड के आसपास प्रेजेंट है। ये देखो पिंक लाइंस, ये पिंक लाइन क्या दिखा रही है, ये आपको पोजीशन दिखा रही है ऑफ द इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। और लेटरल, जो लेटरल मेरिस्टेम है बेटा, वो कैसे प्रेजेंट होती है, इन दी फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, सिलेंडर की फॉर्म में। कैसे प्रेजेंट होंगी, देखो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो ये पोजीशन किसकी है, ये पोजीशन है बेटा लेटरल मेरिस्टेम की। ये मेरिस्टेम कब बनती है, लेटर ऑन, बाद में, फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं लेके आया प्लांट इसको। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, नंबर 1। दूसरा, प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन जो ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये क्या करती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, अब लंबाई नहीं बढ़ रही है, अब उसकी थिकनेस, डायामीटर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, फॉर्म्स फॉर्म्ड आफ्टरवर्ड्स, मीन्स नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, अब देखो मैंने बेटा इस वाले फ्लो चार्ट पे आ जाइए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने ये वाला पोर्शन, ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन, 3 तरह की मेरिस्टेम होती हैं। टिप पे हो तो एपिकल, इंटरकैलेटेड हो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में तो इंटरकैलरी, और बाद में थिकनेस बढ़ाने के लिए बने तो लेटरल मेरिस्टेम। तो ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन हमने यहाँ तक कर लिया है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर।